किसने हक दे रखा है कि आप इस किस्म की बात, इस किस्म की सोच, इस किस्म की फिक्र को साथ लेके चलते हैं? क्या ये हमारी तबाही का मामला जो है आपने कसदन अपने ऊपर उठा रखा है? क्या आप शऊरी तौर पे ये कोशिश करना चाहते हैं कि कराची का कोई मुस्तकबिल ना हो? मुझे ये बताइए कि न्यूयॉर्क के शहर में सेंट्रल पार्क मौजूद है कि नहीं? वहां तो नहीं कानूनी बना रहे हैं, वहां तो नहीं हाई राइज बना रहे, मैनहट्टन के बीच में है, कितना बड़ी एरिया है, क्यों रखा है उन्होंने? अगर वो हमारे रूहानी लीडर हैं अमेरिका वाले, और हम उनकी सारी बातें सुनते हैं और उनको पीर और मुर्शिद मानते हैं, तो जरा उनके अच्छे अफआल को भी तो माने। ये भी तो सोचे कि वहां पर किस किस्म की स्टडीज की बुनियाद पर उन्होंने इस तरह के सिटी गन्स जो हैं, सिटी स्पेसिस जो हैं, वो क्रिएट किए हैं। न सिर्फ क्रिएट किए हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये जो सेंट्रल पार्क है इस वक्त, वो शहर को एक नई तवानाई अदा करता है। हमें मनीर में यही सेंट्रल पार्क चाहिए। मनीर का क्या होना चाहिए लैंड यूज? ये इस तरह से नहीं है कि हम तरफ माफ कीजिएगा, हर तरफ हमने हाउसिंग सोसाइटियां पैदा करनी है। क्यों? कि चंद लोग पैसे बना सके। ये हमारा मुस्तकबिल है। जहन में रहना चाहिए कि मनीर नदी से इस तरफ का जितना भी इलाका है, ये आपके मुस्तकबिल की जमानत है, और आप इस जमानत को खोना नहीं चाहते। और ये वक्त है कि आप इस चीज पर जोर दें कि जनाब, हम किसी बात है, एक्सप्रेस वे ये तो बन ही नहीं सकता, यहाँ से गुजरना ही नहीं चाहिए, इसकी डाइवर्जन होनी चाहिए। ये हम नहीं किसी भी सूरत में बर्दाश्त करते कि हम इसको यहाँ से इस तरह से गुजरने दें। क्यों? कि उसके जो नुकसानात हैं, उसके जो एहतमालात हैं, सलमान साहब उस पर बात करेंगे। वो आपके तौर तरीके, प्रोसीजर्स की, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसियां इसलिए नहीं होती हैं कि वे आपकी मुस्तकबिल का सौदा कर दें। वो इसलिए नहीं होती हैं कि आपको फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला करें। आप मुझे बताइए कि सड़क के कितने फवायद हैं? जितनी ज्यादा गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, उतनी ज्यादा आपके माहौल में लेड की और सल्फर की इन्फ्यूजन होती है। पॉल्यूशन की वजह से आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, फेफड़ों की बीमारियों में, डिप्रेशन में आप मुब्तला होते हैं। और आप ये समझे कि जो बच्चा पैदा होता है दुखिया का शिकार होता है, ये हम क्या कर रहे हैं? हमें मतलब इस चीज का किसने ये सबक सिखाया है कि जी हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे? आपको किस चीज की जल्दी है? कहाँ से कहाँ पहुंचना है आपने, जरा बताइए। आपने समाज में रोजगार के तो कोई मौके नहीं छोड़े। इंडस्ट्री तो आपके यहाँ कोई नई लगी नहीं है 30 साल में। तो आप किस चीज की जल्दी में हैं? अब कहाँ से कहाँ क्यों जल्दी पहुंचना चाहते हैं? किस किस्म का एक्सप्लेनेशन क्या है? जरा सोच के बताइए। आप किसी भी जगह जाएं, किसी भी महफिल में जाएं, आपको बेरोजगारी साफ नजर आती है, शिकवे में, शिकायत में, इकोनॉमी की कमजोरी आपको नजर आती है। आपने कोई भी ऐसा तरतीब का काम नहीं किया कि हम कह सके कि आपको बहुत जल्दी है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की, इसलिए आपको एक्सप्रेस वे चाहिए। इसीलिए वो आप एक्सप्रेस वे शहर के बीच से निकाल के जाना चाहते हैं। एवरी ग्रेट रोड जो शहर के बीच से गुजरता है, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आपको याद होगा कतरीना, एक बहुत बड़ा तूफान आया, न्यू ऑर्लियंस तबाह हुआ। कतरीना ने इतना नहीं तबाह किया उसको, जितना उस इंट्रा स्टेट हाईवे ने उसको तबाह कर दिया जो उसके बीचों बीच से गुजरा।
कम्युनिटीज बर्बाद हो गई हैं, अब वो खाली कौन रह गई है, उनकी आबादी, जो वहाँ की कम्युनिटीज थी उसकी आबादी आधी से भी कम रह गई है, और उनके पास इकोनॉमी के चांसेस ही नहीं है। इसी बड़ी सड़कें जहर कातिल होती हैं, हम इसी किस्म की किसी सड़क को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये वो बुनियादें हैं जिनकी बुनियाद पे हम समझते हैं कि यहाँ का लेड यूज रीडिफाइन होना चाहिए। हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि हमारे सर पर जो है वो आप कंक्रीट के जंगल बनाने चले गए। तो हमारा मुतालबा ये है कि यहाँ पर आप सेंट्रल पार्क क्रिएट करें, और मरीन की जो सरफेस एरिया है उसमें कंस्ट्रक्शन की कोई इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, इन सारी बातों से एक सवाल जो मेरे मन में मैंने तो पहले से लिख रखा था, लेकिन एक सवाल की अहमियत बढ़ जाती है कि इस खित्ते में जो मलिन दरिया की अहमियत है, तो उस हवाले से दरिया की चरों के एतबार से मलिन दरिया की क्या अहमियत रहती है। मैं ये सवाल सलमान बलूच से पूछता बहुत बहुत शुक्रिया। जनरली हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट होता है मलिर में कि हम निकाह का या पौधरी का कोई टाइम देते हैं तो वो वन फिक्स टाइम पे होता है, लोगों को पता होता है अगर 5 मिनट लेट हो गए तो वो मसले होते हैं। लेकिन जब हम अर्बन कल्चर में आते हैं तो स्पेशली पाकिस्तानी अर्बन कल्चर में, तो हम टाइम की वो जो बाउंडनेस है उससे आजाद हो जाते हैं। तो मुझे ये पॉइंट रेज करना था कि अब भी रूरल एरियाज टाइम के हवाले से एक अपना कल्चर रखते हैं। तो ये कल्चर जो भी है वो एक दिन में नहीं बनता। इसी तरह जो इकोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो एक दिन में नहीं बनता। ये बिलियन सालों का एक प्रोसेस है जिससे कोई भी इलाका या तो प्रोडक्टिव होता है या तो अनप्रोडक्टिव होता है। मतलब हमें वो दिखता है अनप्रोडक्टिव। मतलब अगर हम बात करें अफ्रीकन सहरा की, तो वो सहारा की जो कंट्रीब्यूशन है जब तक आप उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं तो हमें वो एक ड्राई और सूखा हुआ इलाका लगेगा, लेकिन एक्चुअली नहीं है। उसका इस पूरे दुनिया की इकोलॉजी में बहुत बड़ा किरदार है। मलिर को मुझे बहुत ज्यादा डिफाइन करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि मलिर जिंदा जावेद अब भी अपने बहुत सारी कंडीशनों में, इवन कंट्रास्ट के फॉर्म में भी वो अपने आप को दिखा रही है, पूरी दुनिया को दिखा रही है। वो किस फॉर्म में दिखा रही है? वो अपनी आर्कियोलॉजिकल फॉर्म में दिखा रही है, वो अपनी तारीख के फॉर्म में दिखा रही है। अगर हम इकोलॉजी की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान में बहुत सारे इकोलॉजिकल जो एरियाज हैं, जिसमें मरकला या हमारी जो फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पे आपको हद्दे निगाह सिर्फ दरख्त ही नजर आते हैं। अब हमें कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ ग्रीनरी होगी, बहुत ज्यादा ग्रीनरी होगी और दरिया बह रहे होंगे सारा साल, या तो ग्लेशियर पिघल के दरिया बह रहे होंगे या तो दरिया जो है मानसून की बारिशों में बह रहे होंगे। तो एक हयाती या इकोलॉजी जो है बनाती है। अब मलीर में जो मतलब मदर ऑफ रिवर्स, क्योंकि बहुत सारे रिवर्स जो है वो मलीर के रिवर में आगे में जाके उस प्रोसेस को कंप्लीट करती है। तो बहुत सारी ऐसी आपको जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है उसको, जो क्लाइमेट है और इसकी जो जिस जहाँ पे बली ये वाकई है, लेकिन स्टिल अब भी आपको ऐसे ऐसे रिकॉर्ड मिलते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वाह आपने क्या ढूंढ के निकाला, जबकि ऐसा नहीं है कि हमने कोई स्पेशल ढूंढ के निकाला है। हम जिस तरह का रिसर्च कर रहे हैं हम बहुत प्रोफेशनल लेवल पे रिसर्च नहीं कर रहे। हमारा जो रिसर्च है वो वीकेंड पे हम जाते हैं फील्ड में ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर हम ओरिजिनल
कितना हो सकता है जब हम वीकेंड पे जाते हैं, महीने के 10 दिनों में जाते हैं और कोई रिकॉर्ड ढूंढ के दुनिया के सामने लाते हैं। हम ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स अभी तक जो थोड़ा बहुत हमने काम किया है वो लेके आए हैं, तो वो मरगला में वो रिकॉर्ड नहीं निकल पाते, हिमालयाज में वो इतने सारे दरिया होने के बावजूद वो रिकॉर्ड नहीं मिल पाते। और एक ऐसा दरिया जो सिर्फ मानसून में फ्लड करता है, और आज से कुछ साल पहले तक वो सारा साल स्ट्रीम के थ्रू बहता था, तो बहुत लिमिटेड पानी और स्ट्रीम के थ्रू वो बह रहा है, जिससे वो पूरी जो इकोलॉजी है जिसमें वाकयात हो, इंसेक्ट्स हो, मैमल्स हो, बर्ड्स हो, तो वो तमाम साइकिल जो है वो कंटिन्यू होके आगे बढ़ रहा है और अपनी वजूद को चीख चीख के दिखा रहा है कि मैं स्टिल मौजूद हूँ। उसमें सबसे पहले तो यहाँ का कीपर रेंज, जहां से बारिश होने के बाद इस मलीर रिवर और उसके सराउंडिंग में वो जो प्रोडक्टिविटी लेके आ रही है, उसकी वजह से यहाँ जो प्लांट्स नबातात जो लगते हैं, आप स्पेशली मानसून के बाद, अभी तो सूखना स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर में हमारे यहाँ बलूची में इसको काउश कहते हैं। तो काउश का मतलब ये होता है कि घास सूखने का सीजन। अच्छा, ये जो घास सूख रहा है ये बेसिकली विंटर माइग्रेशन के आने वाले मैमल्स को और बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को पूरा एक सिस्टम जो है वो दे के जा रहा है अनटिल मानसून। तो ये पूरा एक साइकिल ऐसा है कि आपको मरीज में नजर आता है। मतलब पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम मौसम है। आप अगर सिर्फ मरीज को या कराची के इस पार्ट को आप स्टडी करें तो आपको अजीब लगेगा कि मलीर में वो तमाम मौसम, यहाँ स्नोफॉल नहीं होता, लेकिन यहाँ का जो विंटर विंड होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है मैमल्स के लिए। मैमल्स, बर्ड्स, वो साइबेरिया से माइग्रेट करके इन कीर्तन रेंज और मलीर के बेसिन्स में आके स्टे करते हैं और पूरा 6 महीना 5 महीने का जो पीरियड है विंटर का वो यहाँ गुजारते हैं। यहाँ गुजारने के लिए उनको वो तमाम अपनी जो फूड चेन की रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। मतलब उनको इंसेक्ट्स भी मिल रहे हैं, उनको बहुत सारे छोटे छोटे मैमल्स भी मिल रहे हैं, उनको बहुत सारे कीड़े भी मिल रहे हैं। तो वो पूरी इकोलॉजी स्टिल मौजूद है और आप विंटर माइग्रेशन के उस पूरे साइकिल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक स्टेज है मलीर रिवर का। तो बॉस ने जैसे बात की करीम का साथ में, तो वो उन्होंने अर्बन प्लानिंग के हवाले से और एक आर्कोलॉजिकल उसकी अहमियत को थोड़ा सा इंडिकेट किया, तहजीब के हवाले से बात की। दुनिया में अगर इस पूरे प्रोसेस को, इकोलॉजिकल प्रोसेस को कहीं भी कोई हिट होता है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट साइबेरिया में भी होगा। क्योंकि जो परिंदा यहाँ आके सरवाइव विंटर में नहीं कर पा रहा, तो वापसी में वो जाएगा कैसे? क्योंकि उसको इतनी एनर्जी चाहिए कि विंटर में वो इतना फीड करे कि वो अपने वापसी के रूट में जा सके, हजारों मील्स वो फ्लाई करके पहुंच सके। जब आप इस पूरे रीजन को जिस लेवल पे डैमेज कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आप उन तमाम मैमल्स को, बर्ड्स को, बटरफ्लाइज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं उस पूरी इकोलॉजी की, तो इंसान भी तो उसका हिस्सा है। आप हमें कहते हैं कि जी यहाँ पे बीमारियां हो रही है, वायरल फीवर हो गया, भाई कैसे नहीं हो? आप यहाँ के इकोलॉजी के साथ जो कर रहे हो, अब अगर हम पाकिस्तान के 500 के करीब है। तो उस कंपैरिजन को समझें कि ये
से आप एज ए ह्यूमन नहीं बच सकते, आप बीमारियों से नहीं बच सकते। तो ये पूरा प्रोसेस अगर जिंदा है तो वो मलिर दरिया की वजह से है। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा मलिर एक्सप्रेस में, तो उसमें मैं वो पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा कि वो क्या है। मंदिर से हमारा विष्णु मंदिर के लोगों का वो एक इश्क से ज्यादा हकीकत का है। जब मंदिर नदी में पानी आता है तो चाहे कद्दीजी हो, मोर हो, आपका सुकन हो, जयंत हो, या भक्तों हो, कोंकण नदी हो, दक्ष नदी हो, लोग उस नदी को बहते देखने के लिए, उसका शोर सुनने के लिए जॉब दर जॉब जाते हैं। क्या मर्द क्या खवातीन सब। और मेरा सवाल इसी तनाजुर में हाजरा से है कि एक औरत की हैसियत से, एक इंजीनियर्स औरत की हैसियत से मगरिब दरिया के इस रिश्ते को आप कैसे देखती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज भाई सलमान साहब का, जिन्होंने यहाँ तक मेरी आवाज पहुंचाई, और इसमा बहन का जो बिल्कुल मेरे साथ साथ होती है, जिन्होंने यहाँ तक मुझे बुला के और अपने जज्बात के लिए इजहार के लिए बताया। हमारी मलिर दरिया हमारे लिए जो अहमियत रखता है, जो मेरे पास जो मालूमात है वो बहुत कम है। ये मलिर दरिया जो हमारे साथ, जिसमें तीन दरियाएं, तीन जो नदियां आके मिलके एक बहुत बड़ी समंदर, एक बहुत बड़ी दरिया का शिकल इख्तियार करता है, जो हमारे गोद के साथ साथ गुजरता है। तो इसमें हम लोग बचपन से लेकर हमारे साथ नस्लें इस गोद से वाबस्ता हैं। हमारा जो गोद है, हमारी जो ये नदियां हैं, जो ब्रिटिश के जमाने से हम यहाँ के रिहायशी हैं, 200-250 साल पुराने लोग हैं हम लोग। और हमारे जो मलिर के बारे में, हमारे नदी के बारे में, हमारे इस बागात के सब्जियां, कलियां, हमारे जो है जितने आप अगर शहरती बिटाई के काम में चाहें तो आप लोगों के तो वहाँ भी देखेंगे तो मलिर का नाम वहाँ भी सर फहरिस्त थे। वो में मलिर में आके गए हैं सितारी करके हैं। और जो हमारी नदी है जिसके बारे में ये पूछ रहे हैं भाई, तो वहाँ पर हमारे लिए एक दरिया जहाँ हम लोग कपड़े धोने के लिए जाते थे, जहाँ हम नहाने के लिए जाते थे, जहाँ हम बचपन में गड्ढे को निकाल के फेंकते थे उस पानी। आज हमारी नदी को एक तकरीबन खत्म कर दिया गया है, तबाही बने। उस पर से ये मलिर एक्सप्रेस जा रहा है, जो हमारी लियारी नदी का, हमारी लियारी दरिया का आज उन्होंने किया है, जो वहां से ऊपर से गुजरते हुए जो बदबू आती है, जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसके बाद यही हमारे साथ होना था। वहां की सब्जियां जो काश्तकारी होती थी, अलग अलग जगह प्रदोष में जगह के पेड़ से 2.5 किलो से ज्यादा पत्थर निकला, क्योंकि उसका पेशाई काश्तकारी था। हमारे जो सब्जियां, जितनी भी सब्जियां मलिर में मिलती हैं, वो हमारे इर्द गिर्द के बागात में मिलती है। 3 अब जो है जितनी भी फल फ्रूट, उसमें आम हो, अमरूद हो, या केरी हो, और बहुत सारे जो फ्रूट है, चीकू हो, और बहुत सारे जो जितनी भी सब्जी और फ्रूट है, वो हमें बिना मुआवजे के मिलते थे। बिना मुआवजे के हम बाग में जाते थे, लेते थे, या हमारे अपना बाग होते थे, लोग आते थे हमसे सब्जियां लेने के लिए, खरीदो फरोख्त का जो तस्वर नहीं था। तस्वर में होता कोई हम ऐसी जो फ्रूट लेते थे, जो सब्जियां जिनका बराबर सब्जियों का मैं नाम नहीं बता सकती, तो वो हमें मुफ्त में मिल जाते थे। अब इस एक्सप्रेस वे की वजह से पहले सन 1882 में जब रेलवे लाइन आया, रेलवे लाइन जो हमारे बैक साइड से गुजरती है, उसके बाद या उससे पहले बंद बना, इसके बाद 65 साल पहले हमारे जो पुल बना, इसमें हमारे बहुत से बागात को नुकसान पहुंचा। बहुत से जो है ना, हमारे जो सब्जी है, हमारी नदी है, इसको बहुत सारा नुकसान पहुंचा। हम वहां जाते थे, कपड़े भी धोते थे वहां पे,
हम वहाँ पे जाके जो है काश्तकारी में भी हम वहाँ से हमें इस नदी से फायदे मिलते थे। हमारी बकरियां, हमारी गायें, हमारी मुर्गियां वहाँ चरने के लिए जाते थे। जरिया माश था हमारा। हम जो है हमारा जरिया माश बहुत सारी है, लेकिन ये सरफेरे से कि हम लोग जो है मवेशियां संभालते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, कभी तो फरोख्त करते हैं, उसके दूध बेचते हैं। मुर्गी होती है हमारे, जिसके अंडे बिकते हैं। ये हमारी खवातीन मर्दों के अलावा ये खवातीन भी इसमें शामिल हैं। इसमें हमारी खवातीन का तो रोजगार ही खत्म हो गया इन सब बातों की वजह से खवातीन का रोजगार तकरीबन खत्म हो गया। और अभी जो है ये हमारे एक्सप्रेस मलिक एक्सप्रेस जो आ रही है, इससे मजीद नुकसान हैं कि इसमें हमारे घर बार, हमारे कारोबार, हमारे मवेशी, हमारे गाय, बकरियां, मुर्गियां जितने भी हैं मुतासर हो रहे हैं। और ये मजीद ये कि धमकियां हमें जो हमें इश्ताहारात दी जाती है, उसमें हमें घर गाली करने का, कभी हमें जो है ना कहते हैं कि आप तभी हमें कहते हैं कि आप जो है कब्जा माफिया हो। जब हम ब्रिटिश के जमाने से मौजूद हैं, हमारे सात नस्लें यहाँ पर बाकायदा पिछली और अगली नस्लें जा रही हैं, जिंदगी गुजार चुकी हैं, और हमें यह नाम दिया जा रहा है कि आप लोग कब्जा माफिया हो। तो और गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है इस बात को। हम रेलवे ये जो मलिर एक्सप्रेस है, जिसकी तबाहियों से, जिसने हमारे यानी कि परिंदों के रास्ते, हमारे मक्खियों के जो शहद बनाने वाले उनके रास्ते सब जो है ना वो भूल जा चुके होंगे या गए होंगे। ये मलिर नदी, ये मलिर एक्सप्रेस आ गई तो हमें इससे बहुत सारा नुकसान है। हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा, हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचा, हमारे रोजगार को नुकसान पहुंचा, हमारी ख्वातीन का मुआशी जो जरिया का बिल्कुल खत्म हो गया। इस सिर्फ एक मलिर एक्सप्रेस वे की वजह से जो आने वाली है, और हमारे घर मुतासर हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो नक्शा बना हुआ है, जो इन्होंने इंटरचेंज दी है, जो भी ये आने वाले हैं, इनको मुख्तसर करके हमारी जो नदी है, हमारे जो गोट है, हमारे जो गाँव, उसको ताकुज दिया जाए, उसको बचाए। अच्छा, ये सारी खबरों को जैसे कि मंदिर के अंदर दरिया गाँव मेरा इस वाट्सएप से हमारे आसरी कदीमा और तारीखान के ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये का बन रहा है, दरिया गाँव का बन रहा है, एजुकेशन सिटी बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, यहाँ के तारीख पर इनके क्या असरात मुरतब होंगे, और इन प्रोजेक्ट्स के दरमियान यहाँ के इंडिजिनस आबादी है उनको आप कहाँ देखेंगे? बहुत शुक्रिया जनाब। ये बहुत अहम सवाल है जो आपने पूछा है कि जिस किस्म की भी डेवलपमेंट यहाँ प्लान है, हो रही है, कुछ हो चुकी है, इससे इस खत्ते में और इस खत्ते में मौजूद फिजिकल हेरिटेज हमारे विरसे को कितना खतरा है। आपके जहन में होना चाहिए कि जब हम कोई डेवलपमेंट का प्लान बनाते हैं, मनसूबा बंदी करते हैं, तो सोच विचार होता है, तो उससे जाहिर हमें ये सोचना पड़ता है कि जिस खत्ते पे वो मनसूबा बर्पा होगा, उस खत्ते पे उस मंसूबे के बर्पा होते वक्त और होने के बाद किस किस्म के असरात मुरतब हो रहे हैं। दुनिया में हर मुल्क में ऐसे कवानीन मौजूद हैं जहाँ पर सबसे पहले तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लाजमी होती है, दूसरे नंबर पे आर्कियोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट भी लाजमी है। इस कानून के पेश नजर जो हमारे साबिका हुक्मरान थे, बरतानवी साम्राज्य, उनके साथ यही कानून आज तक मौजूद है, और इस कानून की वजह से वहाँ उनकी हेरिटेज जो है, फिजिकल हेरिटेज बच सकी है।
वहां पर कोई भी किसी भी जमीन में एक बेलचा आग नहीं मार सकते जब तक आप पहले उसकी आर्कियोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट न करें। हमारे मशहूर स्कॉलर हैं जिन्होंने बरतानवी शहरी थे, जिन्होंने पाकिस्तान पे खासा काम किया था, सिंध की तारीख में उनकी दो किताबें मकबूल और मशहूर H.T. लेमड्रिक साहब, वो यहाँ पर अफसर भी रह चुके थे। उनके दो बेटे हैं, एक बेटा आर्कियोलॉजिस्ट है और एक सॉलिसिटर है। वो जो आर्कियोलॉजिस्ट साहब थे वो इंग्लैंड से यहाँ तशरीफ लाए, वो वालिद साहब की कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ से वो जमा करके गए थे वो लाके उन्होंने यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधालॉजी में दी है, और उसके साथ साथ उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एक्सप्लोरेशन ब्रांच में वो ठेकरियां और वो पत्थर जो यहाँ से उनको अपने जानकारी में मिले थे वो वापस किए। अब आप देखें कि एक आदमी उसकी वफात के बाद उसकी औलाद भी अपना फर्ज समझती है कि वो आपके इलाके में से अगर चार टूटे हुए बर्तन के टुकड़े, जिसको हम कहें ठेकरियां, अगर वो ठेकरियां भी उसके पास थी तो उन्होंने उस विरसे को, हमारी उस विरासत को, उसकी अहमियत को समझा और उसको वापस करने के लिए वो पाकिस्तान तशरीफ लाए। उनसे हमने पूछा कि जनाब आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। तो हमारे जहन में फौरन ये ख्याल आया कि ये जरूर किसी मकतबा आसार कदीमा में मुलाजमत करते होंगे। तो हमने पूछा कि कहाँ मुलाजमत करते हैं, उन्होंने बताया कि साहब मैं कहीं मुलाजिम नहीं हूँ, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। कैसे कोई आर्कियोलॉजिस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड भी होता है? उन्होंने कहा जी हाँ, हमारे मुल्क में कानून है कि अगर किसी ने अपना घर भी बनाना है, फिर दुकान बनानी है, तो सड़क बननी है, फिर छोटा बड़ा मंसूबा हो, तो वहां पर पहले आर्कियोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, जिसके लिए मालिक या वो इदारा जिसकी वो जमीन हो उसको फीस अदा करनी पड़ती है आर्कियोलॉजिस्ट को, और वो असेसमेंट करता है। अब आप देखिए एनामली देखिए, हमारे मुल्क में जितने भी कवानीन बने थे वो बरतानवी दौर में बने, वो हमारे पास अभी तक काबिल अमल है, उनका इंजबात है, उसी ज़ाब्ते के तहत हमारे मुल्क काम कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि आप इतना बड़ा मंसूबा जिसकी तरफ साहब ने इशारा किया कि डिफेंस इतनी बड़ी सिटी बन गई है, जनाब ये सो कॉल्ड बहरिया टाउन बन गया है, क्या इनके पास एक सर्टिफिकेट है जिसमें इन्होंने उस इलाके की आर्कियोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट कराई है? नहीं। क्यों नहीं? जब आप एक सड़क बना लेते हो या एक मकान बना लेते हो तो उस मकान के नीचे की जो जमीन है वो आपके मुताले से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है, आपके लिए वो बर्बाद हो चुकी होती है। इस तकदीर के हिसाब से जो जमीन की तकदीर रही है, इसमें तकरीबन हर जगह आदमी की बूदोबाश रही है। कदीम इंसान यहाँ पर जिंदगी गुजार चुका है। अच्छा, और हमारे लिए तो उधर निशानियां मौजूद, लेकिन वो निशानियां हम नहीं देख पाते, नहीं देख सकते, क्योंकि ये कानून जो है इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। हालांकि दुनिया की जितनी भी मनसूबाबंदी के दस्तावेज हैं उसमें ये खाना आता है, उसमें लिखा होता है कि इसका इम्पेक्ट क्या पड़ने वाला है। हमारी PC1 भी जो है, प्लानिंग कमीशन का प्रोफार्मा 1 जो है, जो किसी भी स्कीम के किसी भी मंसूबे के लिए इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट होता है और जरूरी होता है, उसके बगैर वो स्कीम बनती नहीं, बन नहीं सकती। उसमें लिखा है कि आप पहले लिखें कि जनाब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, और उसके सामने
बड़ी ढिठाई से इन लोगों ने लिख दिया होता है कुछ नहीं होने वाला। वो हमारे जहन की और हमारी जो कानूनी चीज जो बनाई है यहाँ के हुक्मरानों ने, वो उसकी निशानदेही कर रहा होता है। वो कहते हैं कुछ नहीं, जाओ, हम नहीं कुछ बताते आपको, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, चुप करो, बैठ जाओ। ये इज्जत हमने की है इस पाकिस्तान के शहरी की, कि वो कानून के होते हुए भी सरासर बदमाशी के तौर पे वहां लिख देते हैं कुछ भी नहीं। भला ये मुमकिन है कि आप किसी जगह पर कोई काम करें और उसका कोई इम्पेक्ट न पड़ता हो? जरा बताइए। और अगर आप कह रहे हैं कुछ नहीं है, तो किस स्टडी की बुनियाद पे कह रहे हैं? यही बहरिया टाउन है। इसी बहरिया टाउन की इतने बड़े हदूद आबादी और इतना बड़ा डिफेंस, उसमें ये क्या है? तो कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी। आप इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप इतने रोड लेवलिंग कर रहे हैं, आप इतने नदी नाले जो हैं वो मसमार कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि इसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये सरासर ज्यादती है और कानून से रूगर्दानी है। ये क्रिमिनल एक्ट है। इस पर इन लोगों का मुआवजा होना जरूरी है, वरना वहां पर इतने जो भी गवाहियां हैं माजी की, जो भी निशानियां हैं गए गुजरे अखबार की, वो सब मादूम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और हमें खबर भी न होगी कि हमारे से पहले वाला इंसान यहाँ पर कहाँ कहाँ पर क्या क्या करता वक्त गुजार चुका। ये जो ये हमारी वो जो तारीख के हवाले से सलमान से है, ये बात पिछले कई सालों से आप यहाँ पे रिकॉर्ड जमा कर रहे हैं। तो कल इस मंसूबों से पहले और इन मंसूबों के बाद आपने क्या क्या नुकसान आप चाहे पड़े तितलियों के हवाले से, अगर आप ये हमें बता सकें आगे को, कि किस तरह के मनफी असरात इस खत्ते पे वो जंगली हयातियात है उनकी वजह से पड़ रही है। मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब मैं अभी दे चुका हूँ। हमारा सेकंड पॉइंट था मरीन एक्सप्रेस का केस का। तो मैं थोड़ा सवाल को थोड़ा सा और फिर उस दोनों में ऐड करना। सबसे पहले तो ये कि कोई भी जैसे कलीम साहब ने कहा, आचार्य साहब ने, कि एक लॉ होती है, लॉ के ऊपर आप रियासत का एक कानून है, एक आइन के ऊपर आप रियासत का वजूद रखते हैं, जिसमें अवाम के साथ आपकी एक कमिटमेंट होती है। वो एग्रीमेंट कानून और आइन के बेस पे होती है। अगर रियासत और अवाम के दरमियान आइन और कानून को निकाल दें तो ना रियासत का वजूद रह पाएगा और ना ही अवाम की वो जिम्मेदारियां रह जाएंगी। मतलब रियासत का काम टैक्स लेना नहीं है, रियासत का काम वो एग्रीमेंट करना है कि जी इन इन स्ट्रक्चर्स पे हम यहाँ पे बाउंड्रीज बनाएंगे जिसमें ये सर्टन चीजें होंगी। तो एज पर लॉ हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, खासतौर पर सिंध में बहुत ज्यादा है, कि अगर किसी जानने वाले को भी नौकरी देनी होगी तो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट से करवा रहे हैं, और वो कानून को इतना इजी लेते हैं कि उनके लिए फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर हम एक कानून साजी कर रहे हैं तो क्या उससे हम उस सोसाइटी को रन करेंगे या नहीं करेंगे। मरीन एक्सप्रेस का जब प्रोजेक्ट आया तो उस वक्त मलीर रिवर मेरा मेन बेस था, जहाँ पे मैं वाइल्ड लाइफ के लिए विजिट करता था। ऑलमोस्ट वीक में 2 विजिट मेरे होते थे, सैटरडे और संडे को हम लोग जाते थे अर्ली मॉर्निंग, और हम अपनी रिवर के मखसूस पॉइंट्स पे, जिनको हम अपनी जुबान में हॉट स्पॉट कहते हैं, वहां हम विजिट करते थे। और जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ हमें पता नहीं था कि ये क्या बनाने जा रहे हैं, तो हमारे जहन में बहुत सारे सवाल थे कि ये क्या बने। मलिर एक्सप्रेस पे एक नाम तो आ गया, लेकिन करने क्या जा रहे हैं। जब ये जाम सादिक से लेके शराफी गोल तक आए और वहां पे जो सारे जमींदार थे, जिसमें औरतें मर्द, उनका पूरा एक तो कल्चर उससे वाबस्ता था,
सेकंड, उनकी पूरी इकोनॉमी उनसे वाबस्ता थी, और गुजरने के सारे रास्ते मलिक दरिया से ही जाते थे। जब वो डैमेज होना शुरू हुए तो हमें पता चला कि ये तो बहुत बड़ी तबाही आ गई। वो पूरे मलिक रिवर का सैंड निकाल के उसमें गड़ियां खोद के एक रिवर बना रहे हैं, और जो भी बागात थे रिवर बेड पे, जो मौसमी वो खेती बाड़ी करते थे, वो तमाम कुरच के उसके अंदर उन्होंने डिग करके जो है वो काम करना शुरू किया। और उसके बाद वो अजीम के पास आने शुरू हो गए, सैयद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी आना शुरू हुए, असलम के बागात में आना शुरू हुए। तो अब बागात में आके उनके पास कलर होता था और वो मार्क कर रहे हैं, और कभी कभी विदाउट फोर्स और कभी कभी फोर्स के साथ। तो जो यहाँ का लोकल बंदा होता है, गांव देहात के लोग फोर्सेस से डरते हैं, तो उनको कानून नहीं पता होता। सेकंड ये है कि कानून उनको कीड़े मकोड़े समझती है, जो मेजर चीज है। तो कुछ लोग अजीम जैसे लोग, असलम जैसे लोग, जो आलिमी पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, जिनको थोड़ा बहुत शऊर है, उन्होंने रिग्रेट किया कि आप हमारी जमीनों में नहीं आ सकते, और फिर दोस्तों को जमा करना शुरू किया, और दोस्त जमा हुए और हमने एक कंपेन चलाई। उसमें हजारों के हिसाब से मरील के लोग वो आते रहे, और रियासत की तरफ से एक इलेक्शन होने वाला था, तो वो यहाँ की जो मशहूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो आई, और उन्होंने कहा जी तमाम मसले आपके हल हो गए, हम इस ट्रैक को दूसरे साइड पे ले जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। और जो वो उनका जो तरीका होता है, तरीका वारदात, वो बिल्कुल उसी तरीके वारदात के साथ हमारे पास आए। जब इलेक्शन खत्म हुआ, वो जीत गए, उनका जश्न कंप्लीट हुआ, और कहा कि हम मजबूर हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक लेटर लिखा है, अब तो हम रोड उसी ट्रैक पे बनाएंगे जिस पे हम बना रहे थे। जब हमारी दोबारा ये गैदरिंग होना शुरू हुई और हमने एक और गुलाम रोड तक एक मरीज से पूरा एक हमने रैली निकाला, तो उन्होंने किया इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये मार्च 2022 की बात है कि हमें 10 दिन दिए गए, 800 पेजेस का डॉक्यूमेंट अपने वेबसाइट पे अपलोड किया। अपलोड करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को, वेबसाइट को इतना डाउन किया गया कि कोई बंदा उसको डाउनलोड ना कर सके। तो इत्तेफाकन एनवायरनमेंट के कुछ दोस्त हमारे साथ थे, वो पहले डाउनलोड कर चुके थे, तो इतना उनका सर्वर डाउन था। हालांकि उस डॉक्यूमेंट का पूरे पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है, चंद लोग ही उसको डाउनलोड कर रहे होंगे। तो क्या रीजन थी कि वो साउथ साइड जो है इनकी डाउन थी? उनका रीजन, उन्होंने प्लान ये किया था कि डॉक्यूमेंट इनको मिलेंगे, मिले तो ये रूरल बेल्ट में रहने वाले लोग हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, इंग्लिश पढ़ नहीं पाएंगे, 800 पेज का टेक्निकल डॉक्यूमेंट तो इनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल हम उसमें बैठे, एनवायरमेंट के दोस्त बैठे, हमें 4 से 5 दिन मिले थे। उस डॉक्यूमेंट को मिलने के बाद हमने उसके प्रिंट निकाले, पीडीएफ निकाल के उस पे उसको उन्होंने ऐसे भी किया था कि हम हाईलाइट ना कर सकें, मार्किंग ना कर सकें, तो पेज बाय पेज हमें उसके स्कैन लेने पड़े। तो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोड्यूस ऐसा किया कि ये लोग इसका रिप्लाई बना ही ना सके। लेकिन चूंकि हम मुतरक थे पहले से, और शराबी कोर्ट में जो वो तबाही कर चुके थे वो अब जुम्मा कोर्ट के करीब आ चुका था, तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें विजिबल हो चुकी। क्योंकि मेरा काम वाइल्ड लाइफ से है, मैं रिसर्चर हूँ, मैं डेटा कलेक्ट करता रहता हूँ, और शायद कश्मीरी प्रिंट्स लाइब्रेरी से मैं वाबस्ता हूँ, रिसर्च से वाबस्ता हूँ। तो हमने पढ़ना शुरू किया डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट में मासवाए मजाक के कुछ नहीं था। उन्होंने ये कहा कि 1 साल का हमने ये सर्वे किया है, और 1 साल के सर्वे में हमें 27 परिंदे मिले हैं। एक पॉइंट जहां पे मैं बर्डिंग के लिए जाता हूँ, और ई बर्ड में एक खास दिन मनाया जाता है, हमारे ख्याल में कल वो दिन होगा, कि वो एक मखसूस दिन में इंटरनेशनली वो सेलिब्रेट किया जाता है कि आप निकलते हैं, बर्ड वॉचिंग करते हैं। एक दिन की जो बर्ड वॉचिंग है वो 45 से 50 स्पीशीज, और कभी कभी 80 स्पीशीज हम काउंट करते हैं अब भी, अगर लास्ट ईयर का भी रिकॉर्ड चेक करेंगे। और उसमें सिर्फ एक बंदा मैं शामिल होता हूँ जो मेरा रिकॉर्ड है। अगर उसमें बाकायदा लोग शामिल हों और पूरी उस रेंज को 39 किलोमीटर जो आप डैमेज कर रहे हो उसको काउंट करें सिर्फ एक दिन, साल को छोड़ दें। जिनको इकोलॉजी पता है उनको पता है इकोलॉजिकल सर्वे एक दिन में नहीं हो सकता। इकोलॉजिकल सर्वे के लिए कई साल आपको चाहिए होते हैं जब आप बेसलाइन करते हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट सिर्फ
एक डेजिग्नेटेड ओहदा दिया हुआ है, वाइडर डिपार्टमेंट का काम है बेसलाइन सर्वे करना। जो आपके नेचुरल स्पॉट्स होते हैं उनका बेसलाइन, कीर्तन नेशनल पार्क का बेसलाइन किसने किया पता है? शेल ने जी। माइनिंग के लिए उनको वो जगह चाहिए थी और चंद लोग सिंध में जो है वो थोड़ा सा एक्टिव हो गए, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह तो माइनिंग नहीं कर सकते, आप बेसलाइन सर्वे कर ले, अगर बेसलाइन में आपकी इस माइनिंग का कोई नुकसान नजर नहीं आया तो हम जो है, तो कीर्तन नेशनल पार्क जो सिंध का वाहिद नेशनल पार्क है उसका बेसलाइन सर्वे सिंध गवर्नमेंट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने नहीं किया। तो ये तो हालत है डेटा के साथ। हम इंडिविजुअली काम करते हैं, हमारा काम उनको पता ही नहीं होता, हालांकि पब्लिक डोमेन्स में रखा हुआ है। तो उनकी कैपेसिटी इस पूरे मुद्दे में इतना नेगेटिव है कि हर काम का, मतलब बैरियर डाउन वाले केस में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट फैसिलिटेटर है, वो डिनाई करती रही कि कीर्तन नेशनल पार्क का कोई हिस्सा नहीं लिया गया। यहाँ पे मलेर एक्सप्रेसवे के EIA में उनके नोट मौजूद हैं कि ये कोई खास इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है। मुझे तो हैरत होती है कि भाई आप सिंध के बाशिंदे कहते हैं अपने आप को, और मलीर के बगैर सिंध बचेगा कैसे? आपकी सिंध की इकोलॉजी मलीर की इकोलॉजी से बंधा हुआ है, ये कोई अलग नहीं है। आप इसके लिए इतना नेगेटिव अप्रोच फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे हैं, तो उस पूरे डॉक्यूमेंट में इस तरह का मजाक किया गया। कहा गया कि कोई इंडिजीनियस पॉपुलेशन नहीं है, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, ना ये प्रोडक्टिव एरिया है, इसमें 4 सिर्फ कुएं डैमेज हो रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट को चेक करने का हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड था, और उस लिमिटेड टाइम में हमने कुछ फिंगर टिप्स पे गिन के उनको 27 कुएं निकाल के दिए हैं कि जो आपने मैप दिया है, सिर्फ उस मैप के नीचे मैं हमने ये बात तो बाद में की कि अगर आप दरिया को डैमेज करेंगे, वो जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, जो एक्वाफेयर है, वो पूरा डैमेज होने जा रहा है। वो बात तो एक अलग बिल्कुल किस्सा है। आपके सिर्फ उस एक्सप्रेस वे के मैप के नीचे 27 एग्रीकल्चर वेल्स आ रहे हैं। 27 एग्रीकल्चर वेल्स का मतलब है कई 100 एकड़ जो उन वेल से आबाद होते हैं, वो उन्होंने उस मैप के नीचे अपने दिए हुए थे, और क्लेम क्या किया कि 4 वो कुएं हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है। तो जो पूरे उस डॉक्यूमेंट को जो इन्होंने नेस्पाक के थ्रू करवाया था सर्वे, उस डॉक्यूमेंट में सिर्फ 800 पेजेस का टेक्निकली कुछ टेबल्स बना के, कुछ गूगल के मैप लगा के, मतलब क्या इतने डल हैं, कोई उन इदारों से सवाल। और यही नेस्पाक जैसे इदारे इनको लाइसेंस है कि वो किसी भी 39-40 किलोमीटर का एरिया सर्वे करने का लाइसेंस ऐसे इदारे के पास, इतने ढल इदारों के पास सर्वे करने के राइट्स है। इन्होंने कहा कि इंडिजिनियस पॉपुलेशन नहीं है, तो भाई यहाँ की सिविलाइजेशन आई कहां से? अचानक आसमान से लोग टपके? कैसे हो गया ये कि इतनी बड़ी करोड़ों की पॉपुलेशन यहाँ पे आ गई? भाई आप कुछ नहीं तो कलीमुल्लाह साहब की बुक पढ़ लेते तो आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाते। तो इस लेवल का काम के हमने लोगों से कंसल्ट किया जिनके घर जा रहे हैं। सम्मो बोर्ड का नाम लिखा हुआ है, मक्सी बोर्ड का नाम लिखा हुआ, लासी बोर्ड का तो नाम ही नहीं लिखा हुआ, जो पूरे मैप में लासी बोर्ड पूरा खत्म हो रहा था, उन्होंने नाम तक नहीं लिखा। हमारी लाइब्रेरी को, सैयद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी को, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि वो क्या है। उसको येलो कलर में मार्क करके एक बिल्डिंग के तौर पर दिखाया गया, एक ऐसी लाइब्रेरी को जो दुनिया में सबसे यूनिक है। तो जो वो डॉक्यूमेंट 800 पेजेस का था, वो इस तरह के ब्लंडर से अलिफ से लेकर यहाँ तक भरा हुआ। उन्होंने लिखा कि लोगों को ऐतराज ही नहीं है, उनका अगर ऐतराज था तो वो ऐतराज हमने क्लियर कर लिया जब वो नाम लिखे हुए थे। तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम, आज जरा मुझे जानती है, मेरी पूरी फैमिली को जानती है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरी पूरी फैमिली को जानते हैं। रूरल बेल्ट में लोग कनेक्टेड ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को जानते हैं, तो वो नाम फेक थे। उस पॉपुलेशन में उस नाम का कोई बंदा ही नहीं रहता। अगर नाम है तो नाम, अगर कोई नाम जैसे नासिर नाम है, नासिर मिसमैच है,
उसका जो वालिद का नाम लिखा हुआ है वो कोई और है। तो इस तरह के ब्लंडर करके वो ये हमें कह रहे थे कि ये जो EIA है और इस EIA के बेस में हम इस प्रोजेक्ट को जो है आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं। फिर एक और चीज किया गया, उन्होंने ये कहा कि हम ये जो डैमेज करेंगे उसकी रेमेडी ये होगी कि हम कुछ प्लांट्स लगाएंगे। भाई यहाँ का जो नेचुरल प्रोसेस है वो सालों का है, करोड़ों साल, अरबों साल का है। अगर यहाँ पे चिगर्द होता है ना, चिगर्द एक मैं बलोची में नाम ले रहा हूँ तो साइंटिफिक अगर आपको नाम बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो यहाँ पे जो छोटे फूल होते हैं या कोई दरख्त होते हैं, इंडिजिनियस दरख्त, उस दरख्त का यहाँ वजूद, पनपना, यहाँ जिंदा रहना, वो एक प्रोसेस है। कोई भी आप अकाशिया फैमिली का, इन्होंने जो लातिन अमेरिका से ये लेके आए हैं, उसका डैमेज आप सिर्फ काउंट कर ले। आप कोई भी नया प्लांट यहाँ लगाते हैं, कॉर्नोकार्पस आपने कराची में लगाया, तो उसका डैमेज तो आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी नहीं पता। अर्बन प्लानिंग की सर ने बात की, तो ये जो लगाने जाएंगे वो हमें पता है कि लगाने का बिलियन ट्री सुना भी, हमने भी सुना। जिन एरियाज में वो लगाया गया वहां वहां जाके पढ़े। आप स्लोगन की हद तक किसी डॉक्यूमेंट का पेज भरने, पेपर भरने के लिए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो रिवर के साथ आप कर रहे हैं वो प्लांट लाएंगे कहाँ से? वो अपने नेचुरल प्रोसेस से लगता है। आप उसका सीड लेके जाएंगे कहीं और, वो लगेगा ही नहीं। उसको वो पूरा क्लाइमेट चाहिए, वो सॉइल चाहिए, वही टेम्परेचर चाहिए। तो आप जो डैमेज करने जा रहे हैं वो पूरी इकोलॉजिकल प्रोसेस को आप डैमेज करने जा रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट में उसका कोई तस्करा तक नहीं है। उन्होंने ये बात ही नहीं की कि अगर हम रिवर में, पहले तो उन्होंने लिखा है कि रिवर बैंक में बना रहे हैं, रिवर बैंक में नहीं, रिवर बेड में बना रहे हैं। तो आपने वो डिस्कस ही नहीं किया कि आप जो परोच रहे हैं वहां से मिट्टी, वहां से रेती बजरी, उस रेती बजरी के लिए की वजह से जो इकोलॉजी पनप रही है, पूरा उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। तो एक वो बहुत बड़ा फेक डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया और हमें दिए 10 दिन। जिस दिन ये पब्लिक हियरिंग हो रही थी, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वहां इत्तेफाक से पहले मेरे पास माइक आ गया और मैंने बात रखना शुरू की। इन्होंने उस बात शुरू करने से पहले हमें, हम लाइब्रेरी में बैठे हुए थे तो हमें बताया गया कि ये अपने लेबर्स को बुला के, इन्होंने अपने लेबर्स को बुला के ऐसे दिखाया कि ये लोकल पॉपुलेशन और कराची के सिटीजन, कंसर्न सिटीजन बैठे हुए हैं और उनके सामने ये करने जा रहे हैं। उनको नहीं पता था कि हम प्लान कर रहे हैं। हमें ये प्लान था कि 10 से 5 मिनट पहले हम वहां पहुंचे थे। जब हम पहुंचे तो सीटों पे जगह नहीं थी। ये इन्होंने अपने सारे लेबर्स बिठाए। जब हम पहुंचे तो वो लेबर एक दूसरे को देख रहे हैं और वो पीछे हटना शुरू हुए। जब हमने सवाल करना शुरू हुए, इनके चेहरे उतर गए। और मीडिया में आप गूगल करेंगे, पूरा रिपोर्ट EIA पब्लिक हियरिंग का दिन इनके लिए तजलील का दिन था। इन्होंने एक भी बंदे का जवाब नहीं दिया। प्रोजेक्ट में मलिक रिवर को अच्छा खासा डैमेज करने के बाद आप EIA नहीं करते। EIA आप प्रपोजल के टाइम पे करते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बताते हैं, उस पे सवालात होते हैं, उस सवालात के बाद प्रोजेक्ट को ट्यून करते हैं। दोबारा ये होता है प्रोसेस को पब्लिक के पास आप आए, मीडिया के सामने आप जलील हो गए। आपकी एक बात भी साबित नहीं हुई। उसी के 1 महीने के अंदर के NOC दे दी। आप एक वेल एक्सपोज्ड ऐसे प्रोजेक्ट को इन्होंने अप्रूव दिया जो सिर्फ तबाही मरीज के लिए नहीं है। कराची का क्लाइमेट और हीट इंडेक्स आप चेक करें, अक्टूबर के रातों का जो मौसम होता था वो कभी 33-35 डिग्री नहीं होता था। मैं कल आ रहा था फ्लाइट से, तो वो उतरते हुए बताते हैं ना कि ग्राउंड टेम्परेचर क्या है। तो यार 35 डिग्री अक्टूबर के महीने में रात का आपको टेम्परेचर मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि इससे आपका पूरा प्लांट, फ्रूट्स, इंसान और काम थे। उन्होंने फूल निकाला और फूल के बाद वो उनके फूल गिर गए और उन्हें फ्रूट नहीं दिया।
तो बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ, तो ये कुछ इंडिकेटर बहुत वाजे हैं। उसके बाद हम लोग चले गए थे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को चैलेंज करने के लिए। एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल ने 1 साल लटकाने के बाद हमें ये कहा कि आपने जो 30-35 पॉइंट दिए वो सारे सही हैं, हमें सिर्फ ये हम देख रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। अब उनके लिए हम मलिर में लेने वाले लोग, कराची लोग पब्लिक नहीं है, उनके लिए वो इलीट जिनके लिए कुछ नाकाम प्रोजेक्ट जो वो सेल कर चुके हैं, उनकी मार्केट गिर चुकी है, लोग वहां नहीं जा रहे, उनको बूस्ट देने के लिए आप पूरी यूट्यूब सर्च करें, मलिर एक्सप्रेस वे के लिए जो कंपेन करने वाले हैं वो रियल एस्टेट या तो एजेंट है या उनके लिए मीडिया कंपेन करने वाले हैं। खुद उनके वेबसाइट में मलिर एक्सप्रेस वे का जिक्र है कि मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो इसकी बूम बढ़ जाएगी और आपने जो इन्वेस्टमेंट जो 4 करोड़ किए हैं वो 10 करोड़ हो जाएगा। तो ये पूरा इन्होंने ख्वाब दिखाया हुआ है, लेकिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। आज डीएचएसटी को कितने साल हो गए? 15-20 साल, 15 साल तकरीबन हो गए। उस 15 साल में लोग वहां क्यों नहीं जा रहे? आपकी आपने बेच तो दिया, सेल आउट तो कर दिया, लेकिन लोगों की नीड नहीं है। लोगों को एक बेहतर प्लानिंग के साथ कराची चाहिए, लोगों को यहाँ रहना है। रोड सॉल्यूशन नहीं है, दुनिया ने बहुत वाजे कर दिया कि जहां आप पब्लिक होती है वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सॉल्यूशन है। अगर मैं भी एक गाड़ी लेके जा रहा हूँ और 100 लोग भी एक गाड़ी लेके जा रहे हैं और वहां एक बस 100 लोगों को कैरी कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट कितना कम है क्लाइमेट पे, कार्बन एमिशन पे, और खुद कितना वो टाइम बचाएगी। 100 गाड़ियां अगर रोड पे कम होंगी तो कितना टाइम बचेगा। तो भाई आपका सॉल्यूशन रोड नहीं है, आपका सॉल्यूशन सही प्लानिंग है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, लेकिन उस पूरे डॉक्यूमेंट में इसका कहीं तस्करा नहीं है। एनवायरमेंट में आप सॉल्यूशन देते हो ना, कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो कहते हैं पोर्ट कासिम का ट्रैफिक आएगा और मलिर एक्सप्रेस वे में जाके वो जो है कनेक्ट होगा। क्यों आएगा यार? उसके लिए 15-20 मिनट का रास्ता लिंक रोड से है, 15-20 मिनट आधे घंटे में वो जाके मोटरवे पे कनेक्ट होगा। क्यों वो 1.5 घंटा शहर को गुजार के, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया गुजार के पोर्ट कासिम से जाके जाम सादिक ब्रिज पे आएगा और मलिर एक्सप्रेस पे चढ़ेगा? क्यों भाई? क्यों सदर का बंदा जाके पहले कोरंगी जाएगा और जाम सादिक ब्रिज से वो चढ़ेगा और फिर उसको जाना होगा हैदराबाद की तरफ? क्यों जाएगा? उसके लिए ज्यादा एक्सेसिबल वो आधा पौना घंटा 40 मिनट में वो वैसे ही नहीं वो M9 पहुंच जाए। तो आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, उनको कोई अकाउंटेबल नहीं कर रहा उनके झूठ को। फिर सीपा जो इदारा ही बनाया गया है कि वो हमारे इस इकोलॉजी को बचाए, इंडिजिनियस कल्चर को बचाने के लिए, उस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको स्टडी करें। आप आर्कोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है उसको जो है स्टडी करें। आप उसके बेस पे किसी प्रोजेक्ट को एनओसी दिया, आपने किस बेस पे एनओसी दिया? कोई जवाब नहीं। एक लेटर साहब है, ईमेल करने के बाद, अमीरा बैठी नहीं, अमीरा की जो है स्ट्रगल है बहुत बड़ी, उस ईमेल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये लीगली हम बाउंड हो जाएंगे, तो उन्होंने जाके हमें वो दिया है कि हम इसलिए। भाई पब्लिक को आप बताएं ना किस बुनियादों पे आपने उनका जो नेस्पार्क का वो डॉक्यूमेंट है आपने अप्रूव किया, जबकि वो पब्लिकली लोगों ने उसको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया कि वो डिजास्टर है इस पूरे खिते के लिए। इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल ने जो हमारे सारे पॉइंट माने हैं, उसके बाद वो एक पॉइंट पब्लिक इंटरेस्ट से ऐसे अपनी जान छुड़ा है। भाई आपको ट्रिब्यूनल का चेयरमैन क्यों बनाया है? क्या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को असेस करने के लिए? दो के वो भी पब्लिक इंटरेस्ट है, किसी एलीट के प्रोजेक्ट के लिए ऐसा तो नहीं। आपको वहां जो बायोडाइवर्सिटी मौजूद है उसको बचाना है, वहां जो प्रोडक्टिविटी है उसको बचाना है। आपको वो देखना है कि क्या उनको तो नुकसान नहीं हो रहा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट का ट्रिब्यूनल का चेयरमैन पब्लिक इंटरेस्ट को देख रहा है कि ये इकोनॉमी को फायदा, तो भाई इकोनॉमी देखना आपका काम नहीं है, आयरन कोर्ट को छोड़ दो। लेकिन उनका जो ये डिसीजन है ये एक तमाशा है।
कि क्या इन्वायरमेंटल जज को अपनी जिम्मेदारियां नहीं पता होनी चाहिए? क्या इन्वायरमेंट के जज का क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि उसको उसने इन्वायरमेंट में पढ़ा हो? क्या वो जो टर्मिनल पे बैठे हुए क्या उन्होंने इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है? उन्होंने क्या 2014 का खुद सिंध गवर्नमेंट का इन्वायरमेंट का जो एक्ट है क्या वो पढ़ा है? नहीं पढ़ा उन्होंने। तो उन्होंने हमें रिग्रेट किया, उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, उसके बाद से हम हाई कोर्ट में हैं और डेट पे डेट अर्जेंट हो रहा है हमारी हियरिंग। तो आपने लोगों के लिए जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है वो है, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, आपने कराची के मासेस के लिए, एक्टिविस्ट के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए कोई रास्ता छोड़ा है? क्या वो कोर्ट जाए और कोर्ट में आप इतना डिले टैक्टिक्स यूज करें? तो पूरा ये प्रोसेस जितना है वो सिर्फ लोगों को रोकने के लिए। इस एलीट प्रोजेक्ट का आउटकम क्या होगा? मतलब पब्लिक फंड से आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप बैंकों से बहुत हायर रेट पे पैसे लेके इसको बना रहे हैं, आपके पास 2022 में डिजास्टर है, पूरा सिर्फ डूबा हुआ है, आपको उनके लिए काम करना चाहिए। आप वो पब्लिक पैसा कहाँ लगा रहे हैं? ईट के प्रोजेक्ट को बचाने के लिए। और उसमें 2020 में मरीन को वापस जता करार दिया गया इस क्लाइमेट के बरसातों की वजह से कि सारा पानी लोगों के कब्रिस्तान बह गए, लोगों के घरें उस जो है बह गए, घर मसपार हो गए, पानी में बह गए। तो मलिन 2020 में आपस जगह और 2020 में आपस जगह जिले में आप एक और तबाही लेके आ रहे हैं। तो जो नुकता है ये ये पूरा सिस्टम उनके कंट्रोल में है। इस सिस्टम पे सवाल होना चाहिए, क्या एनवायरमेंट इम्पैक्ट का असेस करना ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो उसका काम है कि वो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स चेक करें? तो ये पूरा सिस्टम, हाई कोर्ट्स के जज को एनवायरमेंट पढ़ाना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे एनवायरमेंट उनको, वो एनवायरमेंट के केसेस को कैसे डील करेंगे? उनको समझ में ही नहीं आएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम रिवर की बात करें, हम दरिया की बात करें, जैसे बॉस ने कहा कि दरिया ही सिविलाइजेशन और इकोलॉजिकल सिस्टम इस दुनिया की खूबसूरती और मौजूद होना और मुस्तकबिल की जमानत है। अगर ये नहीं रहेंगे और इनको इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए आप कल ये बना रहे हैं, कल उसके बाद फ्यूचर में कुछ और बनाएंगे। अभी एक और इनको कनेक्ट करने के लिए कोर्ट को मिलाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे। जब कोई इन्वायरमेंट का केस होगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, उसको नहीं पता होगा इन्वायरमेंट, तो कैसे सॉल्व करेगा? उसको बायोडाइवर्सिटी के बारे में नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करेगा? तो मेरे लिए इनको हर एक को जो इस तरह का मसला आता है तो उनको सबसे पहले तो ये इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को केसेस नहीं लेना चाहिए। उस जज को ही डिनाई करना चाहिए कि मैं उसके बारे में नहीं जानता। जब तक उसके बारे में वो नहीं जानेगा वो क्या फैसले देगा? वो जो वेग किस्म का एक लॉ है, खुद पार्लियामेंट लॉ बनाती है, एक्ट पास करती है और सुप्रीम कोर्ट डिनाई करती है कि आप जो समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, डिफाइन करना हमारा काम है। तो वो खुद इतनी वैग सिचुएशन में, कंफ्यूज सिचुएशन में, तो मेरे हिसाब से इन्वायरमेंट पे सेशंस होने चाहिए। उनको बायोडाइवर्सिटी समझाने की जरूरत है, उनको ये बताने की जरूरत है कि मलीर रिवर अगर तबाह हो गया तो उसमें ना सिर्फ कराची, सिंध, बल्कि पाकिस्तान और दुनिया में उसका इम्पैक्ट है। अच्छा, एक बात मेरा में आप कहना भूल गए, इसी मनी रेस्टोरेंट के केस में जब एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेने की गवर्नमेंट ने कर्जा लेने के लिए $5 मिलियन पता नहीं कितने का वो दरख्वास्त की, तो हमारे पास दो हीरोज भी मौजूद हैं, अजीम दरखान साहब और कांग्रेस एडवोकेट अमीर अशफाक, जिन्होंने ये केस लड़ा और जीते। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आके यहाँ विजिट किया और वो इस बात पे कायल हो गए जो बाहर के थे, तो कि ये एक एनवायरमेंटल डिजास्टर मंसूबा है प्रोजेक्ट। लेकिन जिस दिन हमारा ये एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल का फैसला आया, उससे 1-2 दिन बाद उसी गोरों ने जो ये पैसे देके ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, उन्होंने अपने कार्य लिस्ट से मंदिर एक्सप्रेस वे को हटा दिया। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसके लिए अमीरा अशफाक साहिबा और अजीम दरखान, मास्टर असलम
हमारे लिए हीरो की हैसियत रखते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। मेरा आखिरी सवाल हाजरा से है। सवाल पूछने के रहा सवाल का टाइम आएगा तो आप तो इस वक्त तक मैं आपसे हाजरा से हाँ, तो मैं वो आपको मौका जरूर दूंगा। तो इस प्रोजेक्ट से या इस डेवलपमेंट से सबसे ज्यादा नुकसान लोगों का होता है। मर्द तो है ही, लेकिन और सबसे ज्यादा नुकसान है। तो इन प्रोजेक्ट्स के बाद आप जो तरफ गोट हैं वो मुतासर हो रहे हैं, जैसे गुलाम गोट है, आगे मक्सी गोट है, आगे और दूसरे भी एरियाज आएंगे। आप औरतों को कहाँ देखती हैं, तो और आपका हुकूमत से और अपने लोगों से क्या मुकाबला है, आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? घर जो है खातून का एक बेहतरीन पनाहगाह या उसका महल है। हम अपने मोहल्ले को, अपने घर को एक महल करार देते हैं कि हम अपने घर की अपने जो है मलिकाएं करार दी जाती हैं खवातीन। तो खवातीन के साथ बच्चे होते हैं, खवातीन के साथ बच्चे होते हैं। तो बलूची का एक लफ्ज है, मर्दीना ने जागा संगे सारे आकर कुजाबी संगे सारा सारा एक जना अब समझे तो आयदार नबी। तो मर्द जो हजरात हैं वो किसी पत्थर पे भी सर रख के सो जाए, उसमें कोई न है ना कोई बड़ी बात। लेकिन खवातीन 4 बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों बेटियों के साथ जब निकलेगी घर से, तो उसके लिए बहुत सारे दुनिया में जो माशरे में मुश्किलात हैं, जो वो सब उसको देखने पड़ेंगी। और मर्द जाके कमाने के लिए जाते हैं, औरत अपना कमाने का भी उसका है। अभी मैंने बताया अपने इलाके का कि जरिया माश खवातीन भी जो है ना अपने लिए तजवीज करती थी और मेहनत करती थी। इसी तरह खवातीन का घर भी जाएगा, सुकून भी जाएगा, उसका आइंदा नस्लें भी इसके घर में आएंगी। अभी जो लियारी एक्सप्रेस की वजह से बहुत सारी जो हमारी पिछली नस्ल जिसका जहन मुतासर हो गया, जो बच्चे पैदा हुए, उन्होंने शादियां की, उनके अभी तक स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, अभी तक स्कूल नहीं जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तीसरी नस्ल भी उनकी जो आने वाली है वो भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो भी मुतासर हैं अभी तक। और जो इलाका उन्होंने दिया गया, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, जरूरियात जिंदगी बिल्कुल मौजूद है, जिसकी वजह से वो जहनी टेंशन के अलावा माशी जहनी सुकून से बिल्कुल जो है ना फारिग हो चुके हैं, नुकसान में आ गए हैं वो लोग भी। इसी तरह अगर ये मलिर एक्सप्रेस वे जो उन्होंने नक्शा बनाया है, दिया हुआ वो आने वाली है, तो उससे खवातीन का घर बार भी जाएगा, उससे बच्चों का मुस्तकबिल जाएगा, और उसके आने वाली नस्लें भी मुतासर होंगी। दीन और दुनिया के हिसाब से भी, माशी और माशरती के हिसाब से भी, और कमाई के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से भी, और जो जहनी हिसाब से भी उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक हमारे खवातीन के लिए एक तबाही है और एक बर्बादी है अगर हमारे घर मस्मार हुए। और आइंदा यानी कि पता नहीं कई नस्लों तक हम घर भी ना बना सकेंगे। अभी जो हमने घर बनाए हैं, हमने हमारे ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कमाई, खुद कमाया, शोहरों ने कमाया, अभी उनके घर बनाए, जिन बाद लोगों को 10 साल हो गए होंगे, बाद लोगों को 4 साल, 5 साल, 3 साल, और आंदा नस्ल तक उनका पैगाम के इस जमाने में एक वॉशरूम बनाना बहुत मुश्किल है। एक किचन जो नॉर्मली बनाते हैं वो बनाना बहुत मुश्किल है। चाहेगा हम घर बनाए अपना, जो हमारे घर बने हैं, जो हमने अपने लिए एक जन्नत बनाई हुई है, अपने बच्चों को एक साहिबान दी हुई है, मर्द जन खातिन मर्द ने कमा के मेहनत करके अपना जो है ना सारी जिंदगी की पूंजी लगाई है, तो हम बेघर हो जाएंगे तो हमारी नस्लें भी जो है, आने वाली नस्लें भी मुतासर होंगी। मौजूदा नस्लें तो मुतासर हैं, लेकिन आने वाली नस्लें भी मुतासर। हमारा जो है अभी मैंने बताया कि जरिया माश हमारा गाय, बकरी, मुर्गियां हैं, अंडे, दूध है, और हमारे बागात है जहाँ हम खेती बाड़ी करते हैं। खवातीन हजरात, मर्द साहब, बच्चे पूरे सब मिलके अपने अपने जमीनों पे काश्तकारी करते हैं, जो अब बिल्कुल तकरीबन तबाही की राह पे, तबाह बर्बाद है। काफी जमीनों पे उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है।
और काफी लोग मुतासिर हैं। पुल बनने के बाद काफी जमीन अजीम देगान की 65 साल पहले जिन्होंने पुल बनाया था, अजीम देगान साहब यहाँ बैठे हैं, इनकी जमीन मुतासिर हुई, आज तक इसकी कोई अदायगी नहीं, तो उसका कोई नेमत बदल नहीं। अभी आने वाले एक्सप्रेस में इसकी पूरी जायदाद जाएगी, पूरी जमीन इसके आबा अजदाद के घर हो जाएंगे। अब जो है ना, आप बताएं इसमें एक तो या तो खुदकुशी करने का अमल आ जाएगा, या तो हार्ट अटैक आ जाएगा, या तो वही पागलपन अपने घर की मोहब्बत में। ये सारे नुकसान पेश नजर हैं आप लोगों को। मैं आपको तीनों सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि मैं सवाल जवाब का सेशन करूँ, मैं अभी राष्ट्रपाल से दरख्वास्त करता हूँ कि मदीर एक्सप्रेसवे के जितने भी कानूनी पहलू हैं वो टाइल्स पे आके उन पे बात करें। मैंने जब ये स्ट्रगल ज्वाइन की थी 2019 में, तो मुझे बहुत हैरत हुई कि सारी जमीनें हाथ से निकल चुकी हैं और किसी ने एक केस की फाइल नहीं की थी। तो ये किसकी कोताही थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक का केस नहीं चलाया, एक पूरी लीगल टीम हमने बनाई जिसमें काजिम महेसर, सजाद चांडियो, मैं और दीगर रुकला शामिल है। और अफसोस की बात ये थी कि आज भी जो बातें हुई हैं उसमें मुझे ये नहीं समझ में आया कि हम लोगों ने क्यों नहीं फाइट किया। पहला 2013 में आया, 2013 से लेकर 2019 तक कोई लीगल फाइट नहीं हुई। पहलिया के खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुआ 2018 के फैसले पे, जिसमें हमने कोई वकील हायर नहीं किया, ठोस से फाइल किया। जो आप लोग लीगल लैंग्वेज समझते हैं, ठोसे का मतलब खुद से चौकिया, बहुत अच्छा लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा। अगर आप पिटीशन फाइल कर देते हैं बहुत अच्छे अल्फाज में, लेकिन आप किसी वकील को हायर नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के लेवल, तो आपका केस कभी भी नहीं लगेगा। और आप यकीन करें कि बहरिया के खिलाफ वो जो केस था, मौलियात पे था, सारी चीजें लिखी हुई, सारे कदीमा के जो मुरादी के सारे जिन्नात हैं और खबरें हैं, वो सारे लिखे रहते हैं, लेकिन वो केस कभी भी नहीं लगा। फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च की तो पता चला कि एक और बेस लॉयर ने अपनी तरफ से इंटरव्यूअर फाइल करके कहा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनी थी उसका किरदार नहीं था, उसने अपनी जुरिस्डिक्शन से निकल कर फैसला किया। फिर उसके साथ मेरे रवाबित कायम हुए, हमने कहा कि भाई और अपने इंटरव्यूअर के केस को लगा। वो लाहौर का वकील जो था, जो बहरिया का था, उस केस की एटलीस्ट समाप्त हुई क्योंकि वो उसको एक्टिवली फॉलो कर रहा। हम लोग जो इधर बैठे हुए थे कराची में, हमने कोई भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को इससे रुजू नहीं किया, कुछ भी नहीं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हम लोगों ने केस जीता, अजीम बेगम साहब इधर बैठे हैं, मोहम्मद असलम, मैं भी मनीला से वापस आई हूँ। मनीला के अंदर मैं 16 ऐसे बैंकों से मिली जो कर्जा दे रहे हैं और हमें महफूज कर रहे हैं अलग सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए। और जो एक बात सामने आई अजीम भाई, वो यही थी कि बैंक जो है वो इंडिजिनस लोगों से डरते हैं। तो ये डर हमने पहले क्यों नहीं यूज किया? 10 साल पहले हम क्यों सोते रहे? अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे हमने से जो हमारे वर्ड, हमारे लीगल स्ट्रगल के बावजूद अपनी जमीनें बेच। पलारी साहब उधर बैठे हैं, पलारी साहब तो पूरे बोर्ड की तबाही हुई, उधर फैक्ट्रियां बनी जिनको इजाजत नहीं थी क्योंकि इट्स एन एग्रीकल्चरल एरिया और आप फैक्ट्रीज नहीं बना सकते। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने उन्हें ट्रस्ट किया, हमारे मारे 1 साल बाद से कुछ रिजल्ट नहीं मिला। हम 2 साल पहले, 3 साल पहले हाजी मोहम्मद गबोर बोर्ड के ऊपर हमले हो रहे थे। हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हम लोग रियासत और रियासत के उन पार्टीज जो उनके साथ आती हैं उनके लिए FIR फाइल करेंगे। FIR फाइल नहीं हुई, हम गडाफ थाने में खड़े रहे,
हमने एज अ पॉलिटिकल स्टैंड ले लिया, फिर हम लोग मरीन कोर्ट गए, सेशंस डिस्ट्रिक्ट से एफआईआर फाइल करा, फिर 1 साल बाद काजिम और सज्जाद ने उनके लिए स्टे ऑर्डर हासिल किया। 3 साल तक हम लोग इधर का केस बनाते रहे, अब तक बैठा है, अब तक कल तो ये लीगल स्ट्रगल जो है ना हमारी, ये सिर्फ एबीपी की नहीं है, सिर्फ मरीन एक्सप्रेस की नहीं है। सलमान ने तो आपको बताया 800 पेज का ये वो किसने बनाया, हम लोगों ने किस तरीके से उसको रीड किया, साफ, वो 3 एफर्ट था। कीर्था के केस के अंदर हमारे साथ धोखा हुआ और धोखा होता चला गया, और जो फाइट मैंने नारे पे देखी है रंगी में, वो फाइट को नहीं लड़ सकती, और मैं आज बहुत बहुत गर्व हूँ, क्योंकि ये हमारी अपनी कुर्बानियां हैं। कीर्था को हमें बचाने के लिए अब तक मैप्स बनाए, हमने सारी तहकीक की, बेटी बजरी के ऊपर तहकीक की। 2 वकीलों ने हमें धोखा दिया, उनके नाम नहीं ले सकती, मुझे डेफिनेशन के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। 3 साल तक हम उनके ऑफिस में बैठे रहे, जिस तरह पालारी साहब यहाँ बैठे रहते थे एक वकील के ऑफिस में। उस वकील ने मुझे फील्ड वर्क कराया, मैं सारे ग्रुपों में जाके पेपर वर्क कर रही हूँ, उसके लिए बच्चों की तरह होमवर्क कर रही हूँ। केस फाइल किया, हमें घुमाया, क्योंकि इधर के जो लेफ्टिस्ट वकील है ना, वो भी उन्होंने भी अपना कमाया है सरमायादारी निजाम के अंदर, बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। They don't know what critical legal work is. They don't know the meaning of decolonizing Europe. They don't know anything. फिर पता चला जिस वकील ने हमें 2 साल एक वकील से छुटकारा करके दूसरे सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास गए, पता चला कि केस एक दिन कारूंजर का केस आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इत्तेफाक नहीं प्लान से गए थे। कारूंजर के केस में वही वकील कारूंजर को बर्बाद करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से खड़ा था कि उधर ग्रेनाइट की माइनिंग जो है वो बरकरार है। अब हमें पता चला कि जो कारूंजर को बर्बाद कर सकता है वो कीर्था को कैसे बचा सकता है। इससे सारी फाइलें दी, कीर्था का केस जून जुलाई अगस्त मैं गवाह अख्तर परवती गए केस, हम तीनों ने काजिम और सज्जाद बनाया। यासिर हमारा यासिर भैया दोस्त है, क्लाइमेट एक्शन सेंटर के मुखिया थे, उन्होंने रिसर्च की वाइल्ड लाइफ एक्ट के ऊपर, एंटीबॉडीज एक्ट के ऊपर। देखिए सरमायादारी रियासत राइट इज नॉट गोइंग टू फॉलो द लॉ। एंटीबॉडीज एक्ट अगर है तो अगर आप समझ रहे हैं कि वो आप लोगों के लिए अमल दरामद में आएगा, उस तरह नहीं होता, वरना वकील नहीं होते, वरना इस तरीके से लीड कैप्चर नहीं हो रहा होता। लीड कैप्चर को रोकने के लिए आपको एक पावरफुल लीगल स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ चलानी होती है, जो हमने नहीं की। ठीक है, हम जितनी भी बातें पैनल से करते हैं, जो काम होना था हमने नहीं किया। इधर का केस फाइल हुआ, और अब पिछले चुने एक एक्टिविस्ट जज अमर साहब, जिनकी बेंच 12 अक्टूबर तक थी, उन्होंने चेंबर में बुला के एक्स पार्टे गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कोर्ट पर नहीं आया, और उन्होंने हमें स्टे दिया। अब तालियां इससे बचती है कि कीथर नेशनल पार्क जो कि एक हमारा असासा है, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया और कोई केस फाइल नहीं किया। मुझे शर्मिंदगी है, मुझे शर्मिंदगी है हम पर, अपने आप पर, कि हम लोग बहुत ज्यादा हर जगह जाके बातें करते हैं, हम लोगों को दौरे करवाते हैं, लोग अपनी रिसर्च कर करके एक्सट्रैक्शन करके चले जाते हैं, लेकिन हम अपनी जमीनें नहीं बचा सकते और अभी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो हाथ से निकल चुकी हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो बस बचा कुचा है। मरीन एक्सप्रेस की आप बात कर रहे हैं, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते, 1-2 महीने पहले गुलाम मोहम्मद बोर्ड के ऊपर लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत 1892 एक नोटिस आया, उसका जवाब हमारी लीगल टीम ने बनाया। ये चीजें बहुत पेचीदा होती हैं, और अगर आप पागलों की तरह जुनूनी तौर पर लिटिगेशन ना करें ना एक टीम के साथ, तो ये काम कभी भी नहीं होता और नुकसान होता चला जाता है। ये लोग गरीब के हैं और मैं गरीब की हूँ, इसीलिए मैंने इस स्ट्रगल को अपना समझा, अपना माना, सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट किया और अभी तक करती रहूंगी और इंशाल्लाह मरते दम तक। थैंक यू।
अगर सामीन में से अगर सवाल हैं किसी के पास, वो पूछ सकते हैं। जी भाई करो। एक मिनट और दूसरा माइक है वो। ये मेरे पास कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन ये जो कुछ आज मैंने सुना है और जो चीजें मैंने देखी नहीं, तो उससे मैं ये कह सकता हूँ कि आगे बढ़ी नहीं बहन को लेकर। और मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, और अभी एक अच्छा काम यही किया है हमने कि जो हाई कोर्ट बार है उसमें एक एनवायरमेंटल कमेटी हमने बनाई। तो जो अभी इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जी वकील नहीं है और मामला नहीं है, तो मैं सिर्फ ये इतला देना चाहता हूँ कि एक इन्वायरमेंटल कमेटी जो है वो फॉर्म कर दी गई है, जिसके तहत आप लोग उसे रिव्यू कर सकते हैं। और उनके वो हाईकोर्ट बार के तहत बनी गई है, तो इसके कम चांसेस हैं कि वो कोई घबरा दें या कहीं मिल जाए। और अगर ऐसा करते हैं तो आपके पास एक फोरम है। बस मुझे सिर्फ ये इत्तला देनी थी कि ये हमने काम कर दिया है और आप लोगों को वेलकम करने के लिए मुंतजिर। थैंक यू। और कोई सवाल अगर किसी के पीछे? मेरा सवाल ये है कि कुछ तकरीबन 1 महीना पहले एक खबर मैंने सुनी कि जो लाइब्रेरी का जो मसला हो रहा है मरीज की वजह से, उसमें तकरीबन बहुत से जो मरीज के लोग हैं, मरीज के अपने वो सब इसमें शामिल हैं, जिस पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिस उनमें से लाला हबीब है, सलमान है, वजह अजीम कहता है, मामा नमक, उन सबको हटाकर बाकियों के बारे में मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि वो जो एक होता है जोड़ तोड़ का मामला, वो बात सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, जो मरीज से ताल्लुक रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम लाइब्रेरी को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि डिजिटल लाइब्रेरी बना कर दे रहे हैं। तो क्या इसकी सलमान है, आप लाला हबीब आप इसकी वजह कर सकते हैं? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये है कि शायद आशमी रेफरेंस लाइब्रेरी आपने डॉन में पढ़ा होगा, कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर करने के प्रोसेस में है। तो स्टिल मेरे पास पेपर नहीं है, तो मैं कलीम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस स्ट्रगल में हमें बहुत सपोर्ट किया है। बहुत सारी बातें हमारे यहाँ कल्चर बन गया है कि हम कंस्पायरेसी थ्योरी क्रिएट करते हैं। तो कंस्पायरेसी जो थ्योरी होती है उसका सॉल्यूशन ये होता है कि आप बात करें, आप जहन में जो ख्यालात जनरेट कर रहे हैं या होटलों में बैठ के डिस्कशन में बातें आ रही हैं, वो बहुत हम एमपीएज एमएनए के पास जाएंगे, लाइब्रेरी बिल्कुल जाएंगे, हम अपने लोगों के पास भी जाएंगे, हम कल्चरल और हेरिटेज डिपार्टमेंट भी जाएंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे। तो हम कोर्ट में भी मौजूद हैं, हम अपने एमपीएज और डीसी से भी हम मीटिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी मीटिंग कर रहे हैं। हम कोई भी ग्राउंड शायद आशमी रेफरेंस लाइब्रेरी बाबीना नहीं छोड़ेगा। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है लाइब्रेरी का, वो तमाम फोरम भी हम यूज कर रहे हैं। तो करंटली हमारा केस है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने नाजर को और एक कल्चरल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को जो है ऑर्डर किए हैं कि वो जाके विजिट करके सिचुएशन ऑब्जर्व करके कोर्ट को रिप्लाई दें। एक तो ये, दूसरी ये है कि हम बहुत सारे मीडिया के लोगों को से रास्ते में हैं, और मैं इस पर स्पेशल शुक्रिया करूंगा उन रिसर्चर का जिन्होंने पीएचडीज लाइब्रेरी के प्रोसेस से किए हैं, या वो रिसर्चर जिन्होंने बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी के मटेरियल से की हैं, वो सब हमारे साथ हैं। तो हम अगर मासेस की बात करें तो मासेस जिनको लाइब्रेरी के बारे में पता है वो लाइब्रेरी के साथ अटैच हैं, और उन्होंने बहुत हद तक स्ट्रगल किया है कि लाइब्रेरी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, पहली बात। दूसरी ये है कि यहाँ पे जो भी पॉलिटिशियन मौजूद हैं मलिर में,
उनसे जब हमारी डिस्कशन होती है, ऑन द रिकॉर्ड होती है, तो वो अमूमन ये कहते हैं कि हमारी बात सर्टन जगहों पे जाके रुक जाती है। तो हम ये समझते हैं कि वो भी शायद एक सर्टन पोजीशन में है, तो वो शायद हमारी बात ले जाते हैं। डॉक्टर मालिक साहब ने से हमारी बात हुई, डॉक्टर मालिक साहब ने उनके जो एमएलए थे उनको भिजवा दिया था बिलावल से, उनकी डिस्कशन हुई और मीडिया में भी ये रिपोर्ट हुआ है। तो जिन जिनको पता है लाइब्रेरी के बारे में, उन्होंने अपने तौर पर स्ट्रगल की है। बहुत सारे राइटर्स ने डॉन में या दूसरे अखबार में भी लिखा है। तो असल नुकता ये है कि हमें कोई भी ग्राउंड एज ए इंडिविजुअल लाइब्रेरी को नुकसान पहुंचाने का जो है कोई भी मौका जो है वो हमें वो उनको नहीं देना। हमने मीडिया पे बात करनी है, हमने अपने फोरम पे बात करनी है। सबसे पहले कि सैयद हाशमी रिफर्स लाइब्रेरी के बारे में अगर नहीं जानते लोग, तो ये दुनिया की एक वाहिद लाइब्रेरी है जिसमें बलूच, बलूची और बलूचिस्तान से रिलेटेड पेरियोडिकल्स रखे हुए हैं, रेयर बुक्स रखे हुए हैं और न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। अगर आपको बलूचिस्तान या बलूची या बलोच पे रिसर्च करना है तो आपको वो लाइब्रेरी और वो मटेरियल लाजमन चाहिए। आप इस तरह का कीमती असासा एक ऐसे इंटरचेंज के जद में आए जो डिजाइन से बहुत इजीली गुलामों में डूब भी बढ़ सकता है, अजीम दहकान की पूरी जमीन बढ़ सकती है जो उसके जद में आ रही है। ये लाइब्रेरी नहीं, सिर्फ वो जो रास्ता है वो लाइब्रेरी के साथ बहुत सारे इंडिजिनियस पॉपुलेशन का रास्ता है, जो वो एक की कनेक्शन है कि वो अगर रोजगार करने के लिए जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो वो उसी रोड से गुजरते हैं, उनके पास कोई उत्पादन रास्ता नहीं है। उत्पादन के लिए उनको कई किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। आप 20 मिनट 40 मिनट बचाने के लिए डीएचए के एलिट के लिए इतना बड़ा बिलियंस रुपीस का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ट्यून करके उसके इंटरचेंज रोड के सामने भी नहीं आ रहा, इंटरचेंज के सामने गुलाम रोड पे इंटरचेंज के सामने आ रहा है। पीछे छापा सिंह कॉलोनी में आपने इंटरचेंज बनाया, तो लाइब्रेरी और गुलाम रोड अजीम दहकान की जमीन को सेम मॉड्यूल पे आप बचा सकते हैं। आपको सिर्फ डिजाइन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप क्यों नहीं कर रहे? वो कौन सा प्रेशर है आपके ऊपर कि इंडिजीनियस इतना सदियों पुराना गुलाम रोड आपके जद में, समर रोड आपके जद में, मतलब ये तमाशा है क्या? यहाँ के लोगों ने यहाँ की सिविलाइजेशन बढ़ा के लोगों को वेलकम किया है, दुनिया भर के लोगों को। क्या इसीलिए किया है कि आप उनको तमाशा बना दें दुनिया के सामने? आमना यहाँ आजरा बैठी हुई है, इनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, क्या किसी मीडिया ने, किसी साइकोथेरेपिस्ट ने आके यहाँ स्टडी किया? क्या कोई रिपोर्ट आई? तो हमारी कोशिश ये होती है, हम हर बंदा आता है वो हमसे ये कहता है कि मैं रिसर्चर हूँ और मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा, हम उनको वेलकम करते हैं। अमीरा ने ये शिकवा किया भी कि वो कल डेटा कलेक्ट करते हैं और गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सी। तो हमें खुद लॉ के फोरम्स में, मीडिया के फोरम्स में, एकेडमिक फोरम में कंट्रीब्यूट करना होगा। हम नहीं करेंगे तो लोग आएंगे, हम एक्सप्लॉइट करेंगे। तो हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए। इस तरह के लाइब्रेरीज रोज रोज नहीं बनते, ये इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत सारे लोगों की स्ट्रगल है। जो सबा दश्तियारी, डॉक्टर अमीर, इस तरह के पता नहीं कितने लोग हैं। मतलब सबा के सिर्फ आप 3 बुक्स देख लें, वो पूरी एक एकेडमिया है, वो पूरी एक रिसर्च की दुनिया है। वो लाइब्रेरी ना होता, वो पेरियोडिकल्स नहीं होते, वो नहीं बन पाते। तो इनको बचाने के लिए हमारी स्ट्रगल जारी है। आप हमारे साथ लेकिन शामिल होंगे सब लोग, आप इसको बचाने की आखिरी हद तक कोशिश करें। जी कोई और? इस बार जो मेरे साथ इनके तरफ से एक सवाल था, इसको मैं बताना चाहूंगी। जरूर। तो ये हमारे जितने भी साथी आई हैं मेरे साथ, तो कहना चाह रही थी कि गवर्नमेंट जो है ना, इसको चेंज कर इस नक्शे को, इस मैप को तब्दील करने के लिए इसलिए रजामंद नहीं है कि इस पे 12 करोड़ लगेंगे कि ये मैप तब्दील हो जाए। जहाँ 15 करोड़ की गाड़ियां, 15 से 20 करोड़ की गाड़ियों में गवर्नमेंट के जो लोग आते जाते हैं,
जो खर्चा होता है जो गवर्नमेंट उठाती है वो अपने जाति खर्चे में भी खरीद सकते हैं। तो ये हमारा गोड़ जो मुतासर होने वाले में समूह गोड़, मक्सी गोड़, जाम गोड़, गुलाम अहमद गोड़ और भी लासी गोड़, बहुत सारे गोड़ हैं जो मुतासर होने वाले हैं और इस तबाही के जद में आने वाले हैं। गवर्नमेंट के लोग 18 से 15 से 20 करोड़ वाली गाड़ी में घूम सकते हैं और इनका जवाब ये भी एक जवाब था कि इसको इस मैप को सिर्फ तब्दील करने के लिए 12 करोड़ की लागत आएगी, जिसकी वजह से हम अपने मैप को तब्दील नहीं कर सकते। तो इस आवाम के लिए, इस इन लोगों के लिए जो कदीम जमाने के यहाँ के रिहायशी हैं कबल पाकिस्तान के लिए, इनके लिए क्या किया जा सकता है? ये मैप चेंज हो जाए और हमारे घर और हमारे बागात, हमारे मवेशी, हमारे बाड़े, हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे स्कूल, बाकी जो मुतासर होने से बच सकते हैं। उनका ये जवाब था, एक जवाब ये था हमारा प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज कलीम साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक कोस्टल में मिलान रोड के बहुत सारे विक्टिम आए, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उनके लिए स्टेयर चढ़ना भी मुश्किल है। वो ओल्ड एज, उस ओल्ड एज में तो उनके लिए ये स्टेयर चढ़ना भी मुश्किल था, थोड़ी दुश्वारी से चढ़ना। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं? जो वो वहां पे नफ्सियाती प्रेशर रियासत अपने तमाम मशीनरी के साथ ले रही है, ये बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। सदियों से आबाद इन इंडिजिनियस पॉपुलेशन को सपोर्ट की जरूरत है, उनके साथ बैठने की जरूरत है, और कोई जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उनको उनके साथ वो सिर्फ आपका साथ देने के लिए यहाँ है कि हमारी आवाज, हमारे घर के ऊपर जो शेल्टर है, जो हमारे ऊपर शेल्टर है उसको बचाने के लिए किसी तरीके से वो स्ट्रगल करें, जबकि उनके बहबूद, उनके डेवलपमेंट में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने चाहिए। डिस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट को हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करके उनको तबाह करें। तो मेरे ख्याल में मैं आप सबका ग्राउंड रूट से जो आए बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आप लोग बड़ी मुश्किल से निकले हैं। मैं उस तकलीफ को, उस वर्क को, क्योंकि हम शहर में नहीं रहते हैं, हमारे लिए जब हम शहर जाते हैं तो सबसे बड़ा मसला वो होता है कि कई घंटे तक हमारे घरों में दर्द होता है। ये रूरल एरियाज के साथ बहुत बड़ा मसला है कि जब ये वो शहर की तरफ जाते हैं तो वो पूरा पेन होता है, लेकिन वो तमाम स्ट्रगल को, अपने तकलीफ को भूल के आके इस प्रोग्राम में कहीं उनकी बात एक जगह पहुंच जाए। तो लोगों को इतना भी जो है इंडिजिनियस पॉपुलेशन को धकेले ना कि वो उनके लिए वो तमाम होप के दरवाजे बंद हो जाए। शुक्रिया। मैं अभी भी हाजरा सलमान बलोच और असद कलीमुल्लाह रशाद का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सामने बैठे हुए अपनी उस्ताद अपनी बहन आसमा और पीछे जो बैठी हुई है मेरे गांव के गुलाम भुट्टे में, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं कलीमुल्लाह दुरानी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आखिर में कलीमुल्लाह को बुलाता हूँ कि वो आके अपने आखिरी नोट पे अपनी बात खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं उल्लास से बाहर निकलूं, लेकिन मुझे दोबारा उससे सब मिलान करना चाहिए। शुक्रिया प्लीज। अगर ये बात अभी ना कहते तो मेरा मुंह ठीक ना, मुझे रोना सब सब ये अभी ना बात कर रही थी, वो ये कह रही थी कि हम बहुत पीछे थे। तो बात सही है कि हम इस पर्टिकुलर मामले पे बहुत पीछे थे, लेकिन क्या इंसानी जद्दोजहद की तारीफ जो है वो इस बात को साबित नहीं करती है कि इंसान जो है वो मुसलसल अपनी जद्दोजहद में आगे की तारीफ कर रहा है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके सामने जो रुकावटें खड़ी की जाती हैं, तो रुकावटें कोई तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से नहीं होती हैं। वो बिल्कुल ऐसी होती हैं कि जो रुकावटें खड़ी करने वाले होते हैं उन्हें तो शायद पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वो बातें जो है वो नहीं मालूम। इसकी बहुत मोटी सी मिसाल है कि 890 का एक डॉक्यूमेंट जो है वो आप डाउनलोड कर पाते हैं और कहते हैं कि इसका जवाब दो विद इन अ डे और टू। तो जिन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट तहरीर किया और तहरीर करके उसको जो है वो लोगों के लिए भेजा कि वो उस पर अपना जवाब दें,
उसका साफ मतलब है कि उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। ये हमारे इन दोस्तों की एक तरह से कहना चाहिए कि हिंदी में हम कहते हैं सुजागी है, कि वो बहरहाल इसका पीछा करते हैं। उनके साथ होने वाले जो 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 मसाले में जो उनके हुकूक को सलब और पामाल करने की जो कोशिश है, उसका वो हिस्सा बनते हैं। आप रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते। लोग खड़े हैं, बस ये उनके जुड़े नहीं। जुड़त जिस वक्त भी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें शायद हम लपेट के वापस ले जाएंगे उन जगहों पर जहाँ पर उनको होना चाहिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसी उम्मीद और इसी सहारे से कि अवाम जो है वो अपने साथ होने वाली जातियों को समझते हैं, लेकिन उसकी जो निटिग्रिटी है उसको जानने में, उसके अंदर जो महारत चाहिए, उसके लिए जो एक्सपर्ट चाहिए, तो हमारे पास सबके सब जो है वो प्रो बोनो काम करते हैं, वॉलंटियर। ये जिंदगी भर हमने देखा है, किसी भी मोहल्ले में आप रहते हो, कोई ना कोई तंजीम जो है वो वॉलंटियर के तौर पर जो है वो खड़ी होकर आपके मसाइल के हल के लिए काम कर रही होती है। अब ये जो कहीं देर हो जाती है भाई, कहीं सवेर हो जाती है, बहुत सारे जिंदगी में दुनिया में हमारे साथ वाकयात हुए। पसंद है कि 1947 में जो कुछ भी हुआ, उसने जो नताइज बरामद किए, उसकी तकलीफ से तो हम आज तक मतलब उसकी उस तकलीफ से हम आज तक जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। पूरी समाज बर्बाद हो गया, अवाम के हुकूक बर्बाद हो गए। अगर हम किसी से कुछ कह दें तो वो गुनाह के पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन ये कि बात यही है कि ये जो होता है वो उसमें उन्हीं लोगों की हुक्मरानी है जो सिर्फ अपने मफाद से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि जो दुनिया में सिर्फ वही नहीं है, दुनिया में जो है वो अब्दुल रहमान पलारी भी मौजूद है, हफीज बलोच भी मौजूद है, अभी राजफात भी मौजूद है, अभी हाजरा भी मौजूद है, और करीमुल्लाह लाशारी जैसे पढ़े लिखे लोग भी जो है, सॉरी आसमा जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। इनकी सबकी रिसर्च, इनका सारा काम, इसको इकट्ठा करने की जरूरत है। और इर्तका की एक छोटी सी कोशिश है, उनको बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी कोशिश है कि हम ऐसे सारे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे जमा करते हैं, उनको उनसे उनसे प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। जहाँ खुशामद की जरूरत रहती है खुशामद भी करते हैं कि भाई वो आए, अपनी रिसर्च को, अपने नुक्ता नजर को, अपनी बात की सियासत की पहलू को, क्योंकि सारी चीज सियासत है, ये सारी चीज सियासत है। और हमें बताया जाता है कि ये चीज सियासत नहीं है, अगर एनजीओ बना लो तो बहुत अच्छा है, सारे मसाइल हल हो जाए। हम वो जिंदे से बाहर रहना चाहते हैं। वो तमाम वॉलंटियर जो एनजीओ के समाज से पहले मौजूद हुआ करते थे, वो आज भी मौजूद हैं, तो उनको हम यहाँ वेलकम करते हैं, उनको हम इकट्ठा करना चाहते हैं। उनके जरिए से समाज में अवाम के हुकूक की एक जंग है, एक जद्दोजहद है, उसको लड़ना चाहते हैं। कामयाबी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं। लेकिन क्या इसकी वजह से हम जिद्दोजहद करना छोड़ दें? ये मुमकिन नहीं है इंसानों के लिए। ये सिर्फ इतनी बात है कि हम अपने साथी तक इस बात को पहुंचा दें, उसको एक अवेयरनेस जो अगर आ जाए तो वो आपके साथ जुड़ जाता है। और ये आपकी कई स्ट्रगल्स में जो है वो नजर आता है कि जब आप करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, तो लोग आपके साथ आते हैं। इसी यकीन के साथ हम अपना ये सिलसिला जारी रखेंगे। इत्तेफाक का प्लेटफॉर्म इंडिजिनस राइट्स अलायंस के लिए, मजीद एक्सप्रेस के लिए, डार्लिंग एक्सप्रेस के लिए, ये तो मैं कराची की बात नहीं करता हूँ, लेकिन बहरहाल चूंकि मैं कराची के शहर हूँ, और इस कराची में मैंने जो है सड़कों को वो तो बचपन में हम लोग कहा करते थे टन बम्बा, कुछ इस तरह का नाम होता था, वो टन करती आती थी। सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग घोड़ा गाड़ी में दूध वाला जो है वो जाता था, उसकी घोड़े की टाप होती थी 5 साढ़े 5 बजे, बड़ी साफ सुथरी सड़कें। और फिर आज वो गटर है, कहीं पैर नहीं रख सकते पैदल चलने के लिए। यानी मैं आपसे एक बात कहूँ, ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है, आपका वक्त मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कैफियत बयान करना चाहता हूँ। इसी शहर में केवाड़ी से पैदल सफर करना शुरू करते थे तो फौरंगी तक पैदल चले जाते,
आज जो है वो कोई 15-20 साल बाद मैं कराची वापस लौट कर आया, तो कुछ अर्से पहले तो मैंने बीबी से कहा यार चलो उन रास्तों पर पैदल चलते हैं। अब यकीन करें तो अदम जो है या तो गटर थे या टूटी हुई सड़क थी या जो है ठेले लगे हुए थे, तो यानी जो मेरी एक कराची से है, मतलब कराची से एक निस्बत है, ताल्लुक है, रिश्ता है, उसको मैं भूल नहीं सकता। और वो सिर्फ मेरा ही नहीं, वो इन सबका है, वो सबका है भाई। वो हम सब एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। मदीन के स्टेशन पे उधर के दमलोटी तक जाना, तो ये सारी चीजें तो हमारी जिंदगी का हिस्सा थी, हमारी आंखों के सामने बर्बाद। हम इसको बर्बाद होने देना नहीं चाहते, इसलिए इसमें जिस कदर भी हम जिद्दत कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, दोस्तों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम करेंगे। मेरे ख्याल है मैंने आप लोगों को ज्यादा वक्त रह गया। जब खवातीन का बेइंतहा मशहूर हूँ, आमतौर पर खवातीन जो है वो नहीं आती हैं या बहुत कम आती हैं, तो लेकिन ये कि आज जिस तरह से वो आई है, इसका मतलब ये है कि जिस मसले से वो गुजर रहे हैं वो बेइंतहा अहम है, इसलिए वो यहाँ पर आई है अपनी इस बात को जो है वो तो उसका एहसास दिलाने के लिए। दूसरी बात, अभी जो है वो सलमान ने एक बात कही कि ऐसे लोग जो सीढ़ी नहीं कर सकते थे, जिनके लिए आसान नहीं है, वो अपने जज्बात के इजहार के लिए वो चढ़ कर आए ताकि वो जो है वो अपनी सॉलिडारिटी का इजहार कर सके। बहुत शुक्रिया। सारे दोस्तों के लिए हाजिर है, चाहे हमारे साथ पीजिए, बहुत सारी बातें और आपसे। और यहाँ पर वो लोग जिन्हें मैं देख रहा हूँ, सबका नाम मैं नहीं ले रहा, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं और अपनी अपनी फील्ड में काम करते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है तकान इंस्टीट्यूट के दोस्तों की कि वो यहाँ पर आए और अपनी रिसर्च को जो है वो शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँच सके। शुक्रिया। तो मैं आपकी इच्छा नहीं, क्योंकि वो इतना रश है कि फिर वो मुश्किल हो जाए।